सो हेलो एंड वेलकम बैक डियर बच्चों। स्वागत है आपका अपने चैनल भैयास क्लासरूम में। मैं हूं आपका श्रेयस भैया और आज हम आ चुके हैं आपके बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस के इंडियन पॉलिटिकल थॉट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके, जो कि होने वाला है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पॉलिटिकल थॉट। यहाँ पे हम भीमराव अम्बेडकर जी के पॉलिटिकल थॉट को पढ़ेंगे, जानेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू डॉक्टर अम्बेडकर, व्यूज़ ऑन कास्ट एंड अनटचेबिलिटी, व्यूज़ ऑन वुमेन, व्यूज़ ऑन सोशल जस्टिस, व्यूज़ ऑन स्टेट सोशलिज्म। साथ ही साथ हम कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस जानेंगे कि कैसे भीमराव अंबेडकर जी के आइडियाज़ आज की डेट में रेलेवेंट है। हम कुछ मेथड्स और कोट्स जानेंगे जो उन्होंने यूज़ किया और जो उनके पॉपुलर कोट्स रहे हैं उनके इन सारे व्यूज़ को प्रेजेंट करने में। एट लास्ट बच्चे, मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर ईयरली एग्जाम्स में पूछा गया है। बच्चे, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो, सारे कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए चलते हो और लास्ट में जो पीवाईक्यू मैं आपके साथ एनालाइज करने वाला हूँ उस पर फोकस करते हो, तो आई कैन एश्योर यू दिस कि इसके बियॉन्ड आपके एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला है। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर बीए थर्ड ईयर इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इस वीडियो को स्टेट और सेंटर की यूनिवर्सिटी के दोनों बच्चे देख सकते हैं। तो चलिए बच्चे, ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और सारे कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए चलते हैं। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंट्रोडक्शन। तो बच्चे, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में क्या जानते हो, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं पब्लिक प्रोफाइल में जो हमें और आपको कॉमनली उनके बारे में पता है। जैसे वो कास्ट और अनटचेबिलिटी को अपोज करते थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी में थे। इस तरह की बेसिक आइडिया हमें पता है बच्चे। तो चलिए इन्हीं को थोड़ा इन्हांस्ड वे में हम इस इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं। सो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज पायनरिंग सोशल रिफॉर्मर, मतलब एक प्रोमिनेंट, एक महत्वपूर्ण, एक इंपॉर्टेंट सोशल रिफॉर्मर थे। कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे। कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट आपको पता ही है, उनका संविधान में बहुत बड़ा रोल था, संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी में उनका बहुत बड़ा रोल था। उनके बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो हमारे संविधान के अलग अलग आर्टिकल में, जब हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं तो देखने को मिलते हैं। तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे, एक इकोनॉमिस्ट थे और एक ज्यूरिस्ट थे। बच्चे, ज्यूरिस्ट कौन होता है? ज्यूरिस्ट वो होता है जिस कोई एमिनेंट पर्सनैलिटी जिसको लॉ की बहुत अच्छी नॉलेज हो, उसको हम ज्यूरिस्ट कहते हैं। जैसे अगर आपको या किसी को भी जिसको बहुत गुड लेवल की नॉलेज होगी लॉ की, तो उसको हम ज्यूरिस्ट कहेंगे। जैसे कोई परफेक्ट है लॉ में, कोई लॉ की अंडरस्टैंडिंग में परफेक्ट, उसे हम ज्यूरिस्ट कहते हैं। और ये ज्यूरिस्ट जैसे टर्म बच्चे बहुत पॉपुलर हुआ करते थे ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे। एंड पॉलिटिकल थिंकर, और एक पॉलिटिकल यानी कि एक राजनीतिक विचारक है जिन्होंने अपनी लाइफ डेडिकेट किया इरेडिकेशन ऑफ कास्ट में। मतलब ये जातियां नहीं होनी चाहिए, जाति की जो प्रथा है, ये जो अनटचेबिलिटी का नॉर्म है, ये ऊंची जाति नीची जाति और ये जो भेदभाव, ये नहीं होना चाहिए। वो चाहते थे कि जाति प्रथा खत्म हो जाए, ये जाति को जो मानने का तरीका है ये खत्म हो जाए। अनटचेबिलिटी एंड सोशल इनजस्टिस, तो उनकी उनकी जो पूरी लाइफ थी बच्चे, वो किस चीज़ पर डेडिकेटेड थी कि जाति पाति नहीं होनी चाहिए, छुआछूत नहीं होना चाहिए। और ये सामाजिक अन्याय जो है कि आप इस जाति से आते हो तो आप ये नहीं एंजॉय कर सकते, ये कोई व्यक्ति केवल एक जाति से आता है तो वो सब एंजॉय कर सकता है, इस तरह का जो सोशल इनजस्टिस था, जो सामाजिक अन्याय फैला हुआ था, ये सब नहीं होना चाहिए, इसके अगेंस्ट थे वो। As chief architect of Indian Constitution, he emphasized the idea of liberty, equality and fraternity। इसका मतलब है बच्चे कि क्योंकि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत मेजर आर्किटेक्ट थे, मतलब आर्किटेक्ट मतलब बच्चे जिसने बनाया हो, जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा हो बच्चे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमिंग में। तो आपको पता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम में। तो जो उन्होंने एम्फसाइज किया कैसे आइडियाज़ को, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, मतलब सबके लिए आज़ादी हो, सबके बीच में समानता हो और भाईचारे की, बंधुत्व की भावना हो, फ्रेटर्निटी एज द फाउंडेशन ऑफ द डेमोक्रेसी। किसी भी लोकतंत्र के फाउंडेशन के रूप में उन्होंने इस आइडिया को एम्फसाइज किया और वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट थे। तो उन्होंने इस तरह की आइडियाज़ को एम्फसाइज, जैसे आप देखिए बच्चे, जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आपने प्रियम्बल देखा होगा, आपने अपने सेकंड ईयर में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आगे मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका भी। आप प्रियम्बल देखेंगे तो प्रियम्बल में हमारे कुछ गोल्स लिखे हैं कि हमें लिबर्टी अचीव करनी है, इक्वल सोसाइटी अचीव करनी है और फ्रेटर्निटी इंश्योर करना है। तो वो जो प्रियम्बल है वो हमें बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इन सारे ऑब्जेक्टिव को जो बनाने में, इनको जो पुश ऑन करने में कि कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह के ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, इसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। He believed that political democracy can survive only when supported by social and economic democracy। उनका मानना था कि आप ये कह दो कि लोकतंत्र में सब बराबर है, राजनैतिक रूप से आप ये कह दो लोकतंत्र में सब बराबर है, कि तभी सही हो सकता है, ये तभी सक्सेसफुल हो सकता है, ये तभी एक्सेप्टेबल हो सकता है, ये तभी प्रैक्टिकल हो सकता है जब लोग सामाजिक रूप में भी बराबर हों और आर्थिक रूप से भी बराबर हो। मतलब अगर समाज में भेदभाव है, अगर ऊंचा नीचा है, अगर
पैसे में भेदभाव है, अमीर गरीब है, तो आप कितना भी कह लो लोकतंत्र में कि लोकतंत्र में हम सब बराबर हैं, आप बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि आप सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से बराबर नहीं हो। तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की भी ज़रूरत है। सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की नहीं, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की भी इस देश में ज़रूरत है। और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तभी सक्सेसफुल होगा जब इस देश में सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी होगी। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला जी अंबेडकर जी के बारे में क्या कहते हैं कि अंबेडकर स्ट्रगल रिमाइंड अस टू फाइट ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। जैसे उन्होंने कहा ना कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो होनी ही चाहिए, तो बहुत प्रोमिनेंट आइडिया था, पर सोशल डेमोक्रेसी हो, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हो। तो नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं कि अंबेडकर का ये जो संघर्ष था वो हमें यह बताता है कि हर तरीके के भेदभाव से लड़ना जरूरी है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो राजनैतिक हो, वो कैसा भी भेदभाव हर तरीके से कैसे लड़ा जाता है, ये हमको अंबेडकर जी का संघर्ष बताता है, ऐसा नेल्सन मंडेला जी कहते थे। अकॉर्डिंग टू कांचा इलिया शेपर्ड, अंबेडकर डेमोक्रेटाइज्ड इंडियन सोसाइटी, मतलब जो इंडियन सोसाइटी में डेमोक्रेसी लाने का काम किया, जो इंडियन सोसाइटी को डेमोक्रेसी वाकई में बनाने का काम किया, वो अंबेडकर जी के व्यूज ने किया। आई होप बच्चे आपको यहाँ तक ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए इसको क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बच्चे इस चीज़ को आप अपने नोट्स में लिख सकते हो एज अ फॉर्म ऑफ इंट्रोडक्शन। और चलिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको कंटेंट क्लियरली दिखे। एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट इज हिज मेजर वर्क्स, मतलब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मेजर वर्क्स कौन कौन से थे। तो आपने इस बुक को बहुत ही सुना होगा, एनहिलेशन ऑफ कास्ट। ये बुक बच्चे आज भी अवेलेबल है, आप इसको परचेज करके पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बुक है। तो पहली उनकी बुक थी एनिलेशन ऑफ कास्ट, सेकंड थी हु वर शूद्रा जो उन्होंने 1946 में लिखी, थर्ड थी द अनटचेबल्स हु वर दे एंड व्हाई दे बिकम अनटचेबल्स, मतलब वो कौन है जिनको छुआ नहीं जाता और वो क्यों ऐसे हो गए, 1948 में लिखी थी। स्टेट एंड माइनॉरिटीज उन्होंने 1947 में लिखी थी। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया 1945 में लिखी थी, आप ये भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। सारी ही बुक उनकी बहुत अच्छी है, बट पर्सनली जो मैंने पढ़ी है मैं वो बता रहा हूँ। द बुद्धा एंड हिज धर्मा, इट इज ऑल्सो अ वेरी एक्सेप्शनल बुक, 1957 में उन्होंने लिखी थी। व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल्स, ये उन्होंने 1945 में लिखी थी। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट 1955 में उन्होंने लिखी थी। बुद्धा और कार्ल मार्क्स ये उन्होंने लिखी थी 1956 में। सो दीज ऑल आर द एक्सेप्शनल वर्क्स ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बच्चे इसे आप अपने एग्जाम के आंसर्स में लिख सकते हैं, जैसे आप इंट्रोडक्शन लिख के फिर ये मेजर वर्क्स लिख सकते हैं। लास्ट में जब हम PYQ डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको आंसर कैसे लिखना है। तो ये सारे उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स थे, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं बच्चे, इसमें कुछ समझने वाला नहीं, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यूज ऑन कास्ट एंड अनटचेबिलिटी, मतलब जाति और ये छुआछूत में उनका क्या विश्वास, मतलब कैसा उनका व्यूज था, उनका नजरिया कैसा था, चलिए इसको जानते हैं। तो फर्स्ट इज caste as system of graded inequality. Ambedkar described caste as hierarchical system that institutionalize inequality among different social groups. मतलब अंबेडकर जी कह रहे थे कि ये जाति क्या है, जाति एक ग्रेडेड सिस्टम है, मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है जो इनइक्वालिटी प्रमोट करता है। आपको वो कैसे भैया, जैसे यहाँ पे ये लाइन क्या कह रही है कि जाति एक हायरार्की की तरह पे काम करती है। जैसे मान लीजिए हम ट्रायंगल बना ले, ऊपर मान लीजिए सबसे ऊपर कोई है, फिर सेकंड स्ट्रेटा में कोई है, फिर थर्ड स्ट्रेटा में कोई है। तो क्या है कि ये वन वाला है, ये सबसे बड़ा है, सेकंड वाला बड़ा है लेकिन वन वाले से छोटा है, और थर्ड वाला डिसेंट है लेकिन फर्स्ट और सेकंड से छोटा है। आप समझ सकते हैं, मतलब थर्ड वाला सबसे नीचे। एक ऐसा सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है, एक ऐसा प्रॉपर चैनल देखने को मिल रहा है कि कौन किससे बड़ा है, कौन किससे नीचे है, कौन सबसे नीचे है, कौन अछूत है। आप इस तरह की बातें मतलब समझ सकते हैं कि एक प्रॉपर ऐसा सिस्टम आपको समझ में आ रहा है, एक ऐसा हायरार्किकल सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है, एक ऐसी हायरार्की देखने को मिल रही है कि जो आपको ऐसे बता रही है कि फला व्यक्ति बड़ा है क्योंकि वो इस जाति का है, फला व्यक्ति नीचे है लेकिन बड़े वाले से नीचे है, लेकिन फला व्यक्ति सबसे नीचे जाति से आता है इसलिए वो सबसे नीचे, वो सबसे इन दोनों से जो ऊपर है इनसे नीचे। तो आप समझ रहे हैं, एक ऐसा ग्रेडेड सिस्टम दिख रहा है, एक ऐसा प्रॉपर सिस्टम दिख रहा है इनइक्वालिटी का, जो इनइक्वालिटी को प्रमोट कर रहा है। एक ऐसा सिस्टम दिख रहा है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि भेदभाव खुले तरीके से हो रहा है, एक एक्सेप्टेड टाइप का सिस्टम दिख रहा है जहाँ पे भेदभाव हो रहा है। एक ऐसा ग्रेडेड सिस्टम, एक ऐसा प्रॉपर चैनल, एक ऐसे प्रॉपर मशीन दिख रही है जहाँ पे हमको आपको भेदभाव होता है वो अपनी आंखों से दिख रहा है। तो कहते थे कास्ट जो है वो ग्रेडेड इनइक्वालिटी का एक सिस्टम है। फिर डिवीजन ऑफ लेबर वर्सेस डिवीजन ऑफ लेबरर्स, ही आर्ग्यूड दैट कास्ट इज नॉट मेयरली डिवीजन ऑफ लेबर बट डिवीजन ऑफ लेबरर्स बेस्ड ऑन बर्थ। कितनी अच्छी बात है बच्चे, जैसे जो लोग कास्ट सिस्टम को उस समय मानते थे वो क्या कहते हैं कि कास्ट सिस्टम में क्या है, कास्ट सिस्टम में डिवीजन ऑफ लेबर की बात है। डिवीजन ऑफ लेबर की बात है मतलब कि मान लीजिए कोई ऊपर से आता है तो इनका काम है टीचिंग करना है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ब्राह्मण्स आर मेंट टू टीच, क्षत्रियाज आर मेंट टू फाइट एंड शूद्राज आर मेंट टू सर्विस।
ये लोग कहते थे कि इस तरह डिवीजन ऑफ लेबर है, मतलब काम बांटा गया है कि कौन क्या काम करने के लिए बना है सोसाइटी में। अंबेडकर जी कहते थे नहीं, ऐसा नहीं है, इसको दूसरे नज़रिए से देखो। तो केवल उन लोगों को अलग किया जा रहा है, जैसे शूद्रास को केवल अलग किया जा रहा है कि केवल यही लेबर वर्क करेंगे, यही लेबरर है, यही सोसाइटी का काम करेंगे, यही वो सारे काम करेंगे जो और कोई जातियाँ नहीं कर सकती। मतलब समझ रहे हो? आपने लोगों को सेलेक्ट कर दिया, आपने लोगों को सेलेक्टिव करके अलग कर दिया कि भाई तुम ही ये सारे काम करोगे। तो जो कास्ट सिस्टम है वो डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, डिवीजन ऑफ लेबरर्स है। ये नहीं है कि कौन क्या काम करेगा, लेकिन ये है कि कौन केवल यही काम करेगा, कौन केवल ऐसे ही काम करेगा। एंड इट वाज बेस्ड ऑन बर्थ कि शूद्र का बेटा अगर पैदा हुआ तो वो भी शूद्र है और वो भी वही करेगा जो उसकी फैमिली लीनिएज करती चली आ रही। मतलब समझ रहे हो कि एक ऐसा बना लिया गया है कि ये लोग तो यही काम करने के लिए इस सोसाइटी में डेस्टिन है, इनको यही काम करना है। तो लेबरर्स को डिसाइड कर लिया गया, लेबर को नहीं डिसाइड किया गया कि ये मान लो अगर इसका लड़का जैसे जो है कि मान लो शूद्र है, उसका लड़का अगर थोड़ा सा टैलेंटेड है तो ही कुड बिकम अ किंग, ही कुड बिकम अ क्षत्रिय। ऐसा नहीं है कि इफ ही इज अ शूद्रा ही इज मेंट टू डू द वर्क हिज फैमिली लीनिएज वाज अर्लियर डूइंग। सो आप समझ सकते हो कि लेबरर्स को क्लासिफाई कर लिया गया कि मतलब काम करने वाला कौन सा वर्ग है, श्रमिक वर्ग कौन सा है, ये पहले से ही डिसाइड कर लिया गया। तो अगर आप ये कहते हो कि जाति प्रथा में हम डिवीजन ऑफ लेबर करते हैं कि कौन क्या काम करेगा, तो ये नहीं है। आप कुछ लोगों को सेलेक्ट करते हो, उनको कहते हो कि ये लोग यही काम करेंगे, मतलब आप उनको आइसोलेट करते हो, उनको अलग करते हो, उनको डिस्क्रिमिनेट करते हो, उनसे वो सारे पैथेटिक काम करने के लिए एक्सपेक्ट करते हो, उनको एज अ लेबरर ट्रीट करते हो कि दे आर मेंट टू डू दिस वर्क। अब मे भी बच्चे आप समझ रहे होगे। Next is religious sanction of caste. He believed caste survived because it received religious legitimacy through orthodox scriptures. उनका मानना था कि जाति की जो प्रथा है ये क्यों सरवाइव कर गई, ये क्यों नहीं हट गई। जैसे सती प्रथा हट गई, इस तरह की सारी सोशल इलनेस हट गई, लेकिन जाति क्यों नहीं हटी। उनका मानना था ये इसलिए हुआ क्योंकि जो रिलीजियस टेक्स्ट बुक है उन्होंने इसको अथॉरिटी दी कि जाति होना ठीक है, जाति प्रथा होना ठीक है, ऊपर ऊँची जाति, नीची जाति, मध्यम जाति, इस तरह की चीज़ें होना ठीक है। तो जब उन्होंने इसको लेजिटिमाइज़ कर, तो बच्चे उनका ये कहना था कि जाति को जो अथॉरिटी दी गई वो रिलीजियस टेक्स्ट के द्वारा दी गई, वो रिलीजियस लेजिटिमेसी दी गई कि नहीं जाति प्रथा होना ठीक है। और रिलीजियस जो टेक्स्ट थे उन्होंने इसको अथॉरिटी प्रोवाइड कर दी, इसीलिए समाज से हट नहीं पाई क्योंकि सब ने इसको एज अ पार्ट ऑफ रिलीजन एक्सेप्ट कर लिया कि तो हमारे धर्म के अंदर लिखी हुई चीज़ है। एक इसका एग्जाम्पल बच्चे मैं और अच्छा देना चाहूँगा डिवीजन ऑफ लेबर वर्सेज डिवीजन ऑफ लेबरर्स का। यहाँ से आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम और आप हैं और मैं आपसे कहूँ कि आप ये काम करो, आप कहोगे कि भैया ऐसा है मैं क्लास तो नहीं मैनेज कर सकता, आप मुझे ऑफिशियल वर्क दे दो क्लास के मैनेज करने के लिए। नहीं, लेकिन मैं कहूँ कि नहीं तुम्हें ऑफिशियल वर्क मैनेज नहीं करना, तुम सिर्फ यही काम करोगे। तो आप समझ रहे हो? मैंने आपको ऐसा क्लासिफाई कर दिया कि आप यही काम करोगे, आप और कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर डिवीजन ऑफ लेबर होता, अगर केवल काम बाँटने वाली बात होती, तो मैं इस तरह भी कहता कि अच्छा ठीक है बेटा, आप क्लास मैनेज नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मैनेज कर लो। फॉर एग्जांपल कॉलेज की बात करते हैं, तो मैं कहूँ कि आप क्लास के मॉनिटर, एक बहुत लेम सा एग्जांपल लेता हूँ कि आप क्लास के मॉनिटर हो, ठीक है? मैं कहूँ आप क्लास माइंड कर लो, आप क्लास देख लो। आप कहोगे नहीं भैया मैं क्लास तो नहीं देख सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर है कि मैं और कोई ऑफिशियल वर्क हो भैया बता दो तो मैं वो कर सकता हूँ। तो मैं अगर ये कह दूँ कि ठीक है, मैं फिर बच्चे तुम्हारे हिसाब से कोई काम बताता हूँ। फॉर एग्जांपल तुम अटेंडेंस लगा लेना, तो कहोगे ठीक है भैया मैं लगा लूँगा। तो ये हुआ बच्चे डिवीजन ऑफ लेबर कि कौन क्या काम कर सकता है, उसके हिसाब से काम दे दिया गया। फिर होता है डिवीजन ऑफ लेबरर्स। अब आप कहो कि भैया मैं क्लास माइंड नहीं कर सकता और मैं कहूँ नहीं तुम्हें वही करना है, तुम्हें क्लास ही माइंड करनी है क्योंकि जो रजिस्टर में अटेंडेंस लगाना है वो तुम नहीं कर सकते हो। तुम वही करोगे जो हम देंगे, तुम वही कर सकते हो जो तुम करने लायक हो। इस तरह की जब थॉट्स आ जाते हैं, जब तुम्हें कोई फ्रीडम नहीं देता, मतलब तुम्हारे लेबर को कोई ऐसे नहीं ट्रीट करता कि तुम वो करो जिसमें तुम बेस्ट हो, ऐसा नहीं है, तुम वही करोगे क्योंकि तुम यही करने लायक हो। जब इस तरह के नेगेटिव माइंडसेट आ जाता है, जब इस तरह का मतलब इस तरह का मैं कहूँगा इस तरह का मतलब डेनिग्रेटिंग आइडिया आ जाता है, इस तरह का नेगेटिव आइडिया, इस तरह का अनसोशल थॉट आ जाता है, इस तरह का सप्रेसिव आइडिया आ जाता है बच्चे, तब हम इसे कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबरर्स कि मतलब हमने डिसाइड कर लिया कि कुछ वर्ग जो है समाज का वो ऐसे ही काम करेगा। सो दिस वाज डिफरेंस बिटवीन डिवीजन ऑफ लेबर एंड डिवीजन ऑफ लेबरर्स। आई होप बच्चे आपको समझ में आ गया होगा। एक्चुअली मुझे ये एग्जांपल अभी तुरंत स्ट्राइक किया, तो आई थॉट कि मैं तुमको ये चीज़ भी ऐड ऑन कर दूं। कमिंग अप टू नेक्स्ट पॉइंट, अनटचेबिलिटी एज एक्सट्रीम ऑपरेशन। अनटचेबिलिटी वाज मोस्ट इनह्यूमन फॉर्म ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूजन। उन्होंने कहा कि जो छुआछूत है इससे खराब क्या हो सकता है समाज में। बच्चे अगर आप भी इसको सोचो तो इससे खराब क्या हो सकता है, अगर इंसान सब है और जस्ट बिकॉज कि हम किसी के हाथ का पानी ना पिए, किसी के हाथ का खाना ना खाएं, उसके साथ बैठे ना, तो ये इससे ज़्यादा हम एक ह्यूमन के साथ क्या
मतलब हम कहेंगे कि इससे ज़्यादा उसके साथ क्या अन्याय किया जा सकता है कि अगर कोई किसी के साथ ऐसा बिहेवियर होने लगे। तो ये सामाजिक शोषण का और एक्सक्लूजन का कि तुम समाज से अलग हो, समाज से लोगों को अलग करने का, इससे मतलब खराब तरीका कुछ हो ही नहीं सकता। सो अनटचेबिलिटी इज वर्स्ट, चाहे वो किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट करे। नेक्स्ट इज नीड फॉर एनहिलेशन ऑफ कास्ट। ही बिलीव्ड कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ कास्ट सिस्टम वाज नेसेसरी फॉर एस्टैब्लिशिंग सोशल जस्टिस। उनका मानना था कि जातियों को एकदम से खत्म कर दो और तभी सोशल जस्टिस जाके स्टैब्लिश हो पाएगा। एंड दिस वाज एंड दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट डिमांड ऑफ अम्बेडकर्स कि जाति प्रथा एकदम से खत्म होनी चाहिए। एंड इट सीम्स टू बी वेरी राइट फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम एवरी वंस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ ग्रेटर गुड सोसाइटी। अगर हमें बहुत एक महान समाज बनना है, अगर हमें वाकई डेवलप्ड बनना है, तो हमें इस तरह की चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब हम प्रोग्रेसिव हो सकते हैं तब हम इस तरह की चीज़ों पे नोटिस नहीं कर सकते हैं। आई होप बच्चे आपको समझ में आ रहा होगा, इसको मैं क्लियर करता हूँ। लेट्स मूव फॉरवर्ड। Coming up to next word, critique of Gandhi on caste. He disagreed with Gandhi's defense of Varna system and demanded complete abolition of caste distinction. गांधी जी वर्णा सिस्टम को सपोर्ट करते थे कि डिवीजन ऑफ लेबर ऑन बेसिस ऑफ वर्क होना चाहिए, बर्थ नहीं होना चाहिए। वर्णा सिस्टम क्या है बच्चे? ऑन बेसिस ऑफ वर्क। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन इज अ शूद्र लेकिन उसके बच्चे के अंदर एक कैपेसिटी है किंग बनने की, तो वो किंग बनेगा। और अगर कोई किंग है और वो उसके बच्चे के अंदर कैपेसिटी नहीं है किंग बनने की, हिज एक्ट्स आर लाइक शूद्र, तो वो शूद्र बनेगा। पर अंबेडकर टोटली रिजेक्टेड द आइडियाज ऑफ वर्णा सिस्टम। ही सेड कि ऐसा कुछ होने ही नहीं चाहिए कि कौन शूद्र बनेगा कौन किंग बनेगा। समाज में सब इक्वल है, ये सब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। समाज में पैदा होते ही सब बराबर होना चाहिए। उसके बाद लोगों की जैसी एजुकेशन होगी, जैसे उनके वो होंगे, वो अपने आप उनको प्लेस कर देगा। आप समझ सकते हो, मतलब ऐसा पहले से हमें प्री डेस्टिन नहीं करना चाहिए कि ऐसा हो जाएगा या ऐसे सिस्टम होना चाहिए। सो ही वाज कंप्लीटली अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ वर्णा। Coming up to next point, social democracy. He believed democracy must rely upon equality, liberty and fraternity in social life. अंबेडकर जी का मानना था कि लोकतंत्र का असली मतलब तब है जब उसमें समानता हो, आज़ादी हो और बंधुत्व की भावना यानी भाईचारे की भावना हो सोशल लाइफ में। Next point, role of law and constitution. Constitutional safeguards and legal reforms were essential to eliminate caste discrimination. उनका मानना था कि हमें संविधान का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि वो ज्यूरिस्ट थे बच्चे, उनको कानून की अच्छी समझ थी। तो उनको ये चीज़ पता था कि अगर हम कानून का सहारा नहीं लेंगे, अगर हम संविधान का सहारा नहीं लेंगे, अगर हम संवैधानिक रिफॉर्म्स, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स और लीगल रिफॉर्म्स, न्यायिक रिफॉर्म्स या न्यायिक बदलाव अगर हम नहीं लाएंगे, तो कास्ट सिस्टम को हटाना बहुत कठिन हो जाएगा, कास्ट को एलिमिनेट करना बहुत कठिन हो जाएगा और कास्ट से रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशंस को एलिमिनेट करना बहुत कठिन हो जाएगा। कन्वर्जन टू बुद्धिज्म. He embraced Buddhism as path to equality, dignity and freedom from caste oppression. उन्होंने कहा बुद्धिज्म एक ऐसा धर्म है जहां पर इक्वालिटी है, डिग्निटी है और फ्रीडम है और कास्ट ऑपरेशन नहीं। क्योंकि आपको पता है बच्चे, बुद्धिज्म में ऐसा कोई वर्णा सिस्टम या कास्ट सिस्टम का कोई ऐसा वो नहीं है जैसे हिंदुइज्म में है। सो ही वाज बेसिकली इन क्रिटिक ऑफ हिंदुइज्म, सेड कि बुद्धिज्म में आप कन्वर्ट हो, बुद्धिज्म में आपको इक्वालिटी मिलेगी, आपको डिग्निटी मिलेगी, आपको फ्रीडम मिलेगा और वहाँ पे कास्ट ऑपरेशन नहीं है। और बच्चे आज की डेट में तो हिंदुइज्म हैज़ आल्सो इवॉल्व्ड इन मच बेटर वेज, लेकिन उस समय के टाइम पे बच्चे आप सोचो कि उस समय व्हेन सोसाइटी वाज प्रीटी मच अनएजुकेटेड, है ना, पीपल वर नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग, मतलब पीपल वर नॉट एज अवेयर, वर नॉट एज लिटरेट। तो उस समय उनके ऊपर जो ये टेक्स्ट थे और जो इन टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने वाले लोग थे, उनका इंटरप्रिटेशन बहुत ज़्यादा हावी था। मतलब समझ रहे हो? तो वहाँ पे उस समय के समाज में जो ही लोगों को बोल दिया जाता था, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं श्राप के नाम पे, कहीं किसी के नाम पे, लोग उसको आँख बंद करके फॉलो करने लगते थे। तो उस समय बच्चे जो कास्ट ऑपरेशन था, वो और बहुत नेक्स्ट एक्सटेंट पे था। तो उस समय अंबेडकर जी ने कहा था कि बुद्धिज्म में कन्वर्ट होइए, तो आपको वहाँ इक्वालिटी मिलेगी, डिग्निटी मिलेगी, फ्रीडम मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट, इक्वालिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी. एवरी इंडिविजुअल डिजर्व्स इक्वल रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट. उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति बराबर सम्मान का अधिकारी है और उसको बराबर सम्मान मिलना चाहिए, बजाय इसके कि वो किस जाति से आता है या किस धर्म से आता है। आई होप बच्चे आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए इसको क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट इज हिज व्यूज ऑन वुमेन, तो वो वुमेन पे क्या सोचते हैं। तो पहला पॉइंट है बच्चे जेंडर इक्वालिटी, वुमेन शुड एंजॉय इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। उनका मानना था कि जो वुमेन्स है उनका जो स्टेटस मैन के कंपैरिजन में है वो इक्वल होना चाहिए, और उनको जो अपॉर्चुनिटीज यानी जो अवसर मिलने चाहिए वो हर स्फीयर ऑफ लाइफ में मिलने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि ये कुछ काम केवल मेल कर सकते हैं, कुछ काम केवल फीमेल कर सकती हैं, या फीमेल्स को तो केवल घर में चूल्हा चौका करना चाहिए, मेल्स को बाहर काम करना चाहिए, ऐसा नहीं है। जो काम सारे मेल्स कर रहा है वही काम फीमेल्स कर रही है। जो अवसर पुरुष को मिल रहे हैं जीवन में, कि एक पुरुष को अवसर मिल रहा है पढ़ने का, नौकरी करने का, घर चलाने का, वैसे ही अवसर एक महिला को भी मिलने चाहिए। So he was advocating this. Next is Hindu Code Bill. He introduced the Hindu Code Bill to secure equal rights for women's inheritance, marriage and property. आपको पता होगा बच्चे, हिंदू कोड बिल में लिखा हुआ है जैसे जो वुमेन्स के राइट्स की बात है कि इनहेरिटेंस उनका राइट्स क्या है, कि मतलब जैसे अगर शादी हुई है तो वुमेन इंजॉयज 50% राइट ऑन हिज हस्बैंड्स प्रॉपर्टी। तो ये इनहेरिटेंस है कि वो क्या क्या इनहेरिट कर सकती है। या अगर मान लीजिए कोई बच्ची अपने घर में अकेली है, सो अलॉन्ग विद हिज ब्रदर शी ऑल्सो इंजॉयज इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स ऑन ऑन देयर पेरेंट्स प्रॉपर्टी। ये इनहेरिटेंस का राइट है। मैरिज का राइट क्या है, जैसे मैरिज में आप जानते हो कि शी इंजॉयज इक्वल रिस्पेक्ट। आप डिवोर्स में जानते होगे कि, है ना, बोथ ऑफ देम, और वो सारे लीगल प्रोसेस जितने हैं बच्चे, वो हिंदू कोड बिल के थ्रू उन्होंने वुमेन्स को देने का काम किया। प्रॉपर्टी राइट्स दी, इनहेरिटेंस राइट दी, मैरिज राइट्स दिए, डिवोर्स राइट्स हो गए, ये सारे हिंदू कोड बिल में मेंशन है बच्चे। आई होप आप समझ रहे होगे। नेक्स्ट पॉइंट, एजुकेशन फॉर वुमेन। एजुकेशन वॉज मोस्ट इफेक्टिव मीन्स फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। उन्होंने कहा कि बेटा शिक्षा जो है, शिक्षा से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं किसी समाज का उत्थान करने के लिए या किसी वर्ग का उत्थान करने के लिए। इसलिए देखिए, जब वो सोशल जस्टिस की बात करते हैं बच्चे, तो वो ऑप्रेस्ड क्लासेस को ये कहते हैं कि एजुकेट होइए, एजिटेट होइए और ऑर्गेनाइज होइए। मतलब पढ़िए लिखिए, पहले शिक्षा को हासिल करिए, फिर अपने अधिकारों की मांग करिए, फिर ऑर्गेनाइज होइए और फिर एक डेमोक्रेसी में एक अच्छा पार्टिसिपेशन करिए। तो अंबेडकर जी का खुद का फोकस एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा था। इसीलिए वो वुमेन के एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर नारी शिक्षित होगी, नारी अगर पढ़ी लिखी होगी, तो उसके उत्थान की ज़रूरत फिर कहीं से नहीं, वो उसकी शिक्षा ही उसका उत्थान करेगी, उसको समाज में मजबूत बनाएगी, तार्किक बनाएगी और उसको समाज में एक अच्छी जगह देगी। नेक्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वाज एसेंशियल फॉर वुमेन्स फ्रीडम एंड डिग्निटी। उन्होंने कहा कि जो वुमेन्स है उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना चाहिए। मतलब वुमेन काम करे, अपने केवल अपने हस्बैंड की अर्निंग पर रिलाई ना करे कि भाई मेरा आदमी कमा रहा है, वो जितना मुझे पैसे देगा मैं उतना यूज करूँ। नहीं नहीं, वो खुद भी काम करे, खुद अर्न करे, और खुद अर्न करके अपनी आज़ादी को एन्जॉय करें। मतलब वो अपने मन की चीज़ें खरीदे, वो अपना, आप सब समझ सकते हैं। ये तो बहुत बहुत बच्चे ऑब्वियस पॉइंट्स हैं कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होना चाहिए। महिलाओं में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना चाहिए, क्योंकि जब वुमेन फाइनेंशियली आज़ाद होगी, जब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी, तो उसे अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। जब वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो वो फ्री भी रहेगी सोसाइटी में, उसे सम्मान भी मिलेगा। अगर आज की डेट में बच्चे आपसे कोई ये कहे कि जीवन में खुश रहने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो बच्चे मैं कहूँगा बहुत ज़रूरत पड़ती है। अब आप मेल के कॉन्टेक्स्ट में सोचिए, आज हो सकता है किसी की सोशल, मतलब आप लोग अभी सेटल्ड नहीं हैं अपनी लाइफ में, अभी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हो सकता है आपके पास फाइनेंशियल वीकनेस हो। फाइनेंशियल वीकनेस होने के चलते आज भले आपकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट ना हो, लेकिन कल को जब आप, हो सकता है कोई बिजनेस सेटअप करो, कोई स्टार्टअप शुरू करो, या हो सकता है आप किसी अच्छी सर्विस में जाओ, जब आप इकोनॉमिकली स्टेबल हो गए ना बच्चे, तो आपको देखने को मिलेगा कि लोग आपकी बहुत रिस्पेक्ट करने लगते हैं, धीरे धीरे आपकी सोशल रिस्पेक्ट बढ़ने लगती है। तो सोचिए, जब मेल के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ है, तो फीमेल के कॉन्टेक्स्ट में कितना प्रोमिनेंट हो जाता है। अगर कोई फीमेल खुद अर्न करेगी, तो वो अपनी नीड्स खुद फुलफिल कर पाएगी। कोई उसको ये चीज़ नहीं कह पाएगा कि तुम्हारा खर्चा तो हम उठा रहे हैं, तुम तो हमारे पैसे पे पल रही हो। ऐसा कोई उसको नहीं कह पाएगा। कोई उसको ये नहीं कह पाएगा कि तुम हमारे पैसे पे पल रही हो, तुम्हारा खर्चा तो हम उठा रहे हैं, है ना? तुम हमें मत बताओ, तुम हमारे डिसीजन मेकिंग में क्यों इंटरफेयर कर रही हो? जब वुमेन इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होती है ना बच्चे, तो वो घर का भी पूरा केयर कर लेती है, वो खुद का भी पूरा केयर कर लेती है। एंड इवन बच्चे, आप एक चीज़ और नोटिस करो, इसको मैं थोड़ा-सा नेक्स्ट लेवल पे यहाँ से लेके जा रहा हूँ। अगर मेन अर्न कर रहा है, तो हो सकता है वो फैमिली की फूड सिक्योरिटी तो फुलफिल कर ले कि परिवार में सबको खाने को मिल जाए, लेकिन न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, कि अच्छा खाने को मिल जाए, या जो न्यूट्रिशन उनको चाहिए, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, ये फुलफिल केवल एक मदर कर सकती है। अगर एक फीमेल अर्न करती है, तो वो फूड सिक्योरिटी तो इंश्योर करती है, साथ में साथ न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी इंश्योर करती है कि मेरे बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत है, उन्हें किस तरह के फूड की ज़रूरत है, क्योंकि वुमेन्स
क्योंकि दे हैव अ वेरी गुड आइडिया ऑफ न्यूट्रिशन एज कम्पेयर टू मैन। तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एक अच्छी फैमिली, एक हेल्दी फैमिली के लिए भी वुमेन का होना बहुत ज़रूरी है। दिस वॉज रिसेंटली मैंशनड इन अ आर्टिकल ऑफ the Hindu newspaper. I have read it. I'll definitely share it with you on the post of this channel. You can see to it. So economic independence, coming up to next point बच्चे, I hope आपको समझ में आ रहा होगा। opposition to patriarchy, he opposed patriarchal traditions that denied women equality। उन्होंने उस patriarchal tradition को अपोज किया जिन्होंने women की equality को डिनाई किया कि नहीं, नारी हमारे बराबर नहीं हो सकती, महिला हमारे बराबर नहीं हो सकती। ये जो मेन माइंडसेट था उसको उन्होंने डिनाई किया कि ऐसा, ये तो तुम आदमी वाली बात ही नहीं कर रहे हो, ये तो तुम एकदम से खराब बात कर रहे हो। मतलब इस तरह के जो पेट्रियार्कल, इस तरह के जो पितृ संबद्ध सोच थी, इस तरह के जो मेन डोमिनेंट थॉट्स थे, उसको उन्होंने डिनाई किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वुमेन शुड बी इक्वली ट्रीटेड। आई होप बच्चे आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको इसके बाद भी बच्चे कोई डाउट रहता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपना डाउट कमेंट करना। जैसे ही मैं आपका कमेंट देखूंगा आई विल रिप्लाई इट टू यू। लेट्स मूव फॉरवर्ड बच्चे। लीगल राइट्स, वुमेन शुड रिसीव इक्वल लीगल प्रोटेक्शन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। आप समझ गए होंगे कि वुमेन्स को प्रॉपर, जितना मेल को न्यायिक सुरक्षा मिलती है उतना ही फीमेल्स को भी मिलनी चाहिए। इसलिए देखिए हमारे जो लॉज हैं वो जेंडर न्यूट्रल लॉज है ना। जो लॉज मेल के लिए हैं वही लॉज फीमेल के लिए हैं। तो आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सोशल रिफॉर्म, वुमेन्स अपलिफ्टमेंट वाज इंडिस्पेंसिबल फॉर सोशल प्रोग्रेस। मतलब नारियों का उठना, उनका अपलिफ्टमेंट, उनका नवजागरण इंडिस्पेंसिबल है सोशल प्रोग्रेस के लिए। मतलब अगर आपके समाज को आगे जाना है, अगर आपके समाज को आगे बढ़ना है, तो वुमेन्स को आगे उठना ही पड़ेगा, वुमेन्स को आगे बढ़ना ही पड़ेगा। इसको ऐसे एग्जांपल लेके देखो बच्चे कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो केवल आप एक पैर से बहुत दूर तक नहीं चल पाओगे। अगर आपको दौड़ना है तो आपको अपने दोनों लेग्स का यूज करना पड़ेगा। आपको अपने दोनों लेग्स का प्रॉपर फोर्स यूज करना पड़ेगा। मतलब आप समझ रहे हो कि आप दौड़ तभी सकते हो जब दोनों कदम आपके बराबर चलें। ऐसा नहीं है कि आपका एक कदम चल रहा है और एक कदम आपका पीछे रह जाए तो आप दौड़ लोगे। आप नहीं दौड़ पाओगे, आप गिर जाओगे, आप कोलैप्स हो जाओगे। लेकिन जब आपके दोनों कदम साथ-साथ चलेंगे, कदम से कदम मिलेंगे, मतलब समझ रहे हो? आर्मी के मैं उसमें बोल रहा हूँ कि जैसे आर्मी में कहते हैं कि जब आपके बूट जो टैब्स हैं वो मैच करेंगे तब आप एक प्रॉपर परेड ऑफर कर पाओगे। जब आपके जो स्पीड है आपके चलने की, वो दोनों जो पैरों में सिंकिंग है वो बराबर होगी, तब आप आगे बढ़ पाओगे। सिमिलरली बच्चे, अगर पुरुष आगे बढ़ रहा है और महिला पीछे रह जाएगी तो देश आगे नहीं बढ़ेगा, सोशल प्रोग्रेस नहीं होगा। जब दोनों कदम से कदम मिला के चलेंगे और दोनों स्पीड से चलेंगे तब देश आगे बढ़ेगा, तब समाज आगे बढ़ेगा, तब सोशल प्रोग्रेस होगा। मतलब वुमेन का आगे बढ़ना और ऊपर उठना ज़रूरी है अगर हम समाज को आगे बढ़ाना या ऊपर उठाना चाहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट बच्चे, इक्वालिटी इन मैरिज, मैरिज शुड बी बेस्ड ऑन इक्वालिटी रेदर देन डोमिनेशन। मतलब शादी का मतलब ये नहीं है कि शादी हो गई है तो ये जो मेरी वाइफ आई है शी इज लाइक अ स्लेव टू मी, शी इज माय, यू नो, शी इज माय वर्कर एंड शी शुड सर्व टू मी, शी इज अंडर मी। नो, इट इज बेस्ड ऑन इक्वालिटी। जितना रिस्पेक्ट मेरा है इतना ही रिस्पेक्ट उसका है, जितना सेइंग मेरा है किसी डिसीजन में उतना ही सेइंग उसका है। तो इक्वालिटी होनी चाहिए शादी में, बराबर होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए पुरुष और महिला के बीच में। वुमेन एज एजेंट ऑफ चेंज, वुमेन प्ले सेंट्रल रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटी। मतलब वुमेन्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था जब हम समाज बदलने की बात करते हैं। होता ही है बच्चे, क्योंकि आप देखो कोई भी बच्चा जब पैदा होता है वो सबसे पहले किसके आइडियाज से इन्फ्लुएंस होता है? वो अपनी माँ के आइडियाज से इन्फ्लुएंस होता है ना। जो शिक्षा हमें हमारी माँ बचपन में देती है बच्चे, वही हम और आप अपने अंदर लेके चलते हैं हमेशा से, कि माँ ने हमेशा से ये सिखाया था, हमेशा से ऐसे किया था। फादर से पहले भी कोई टीचर होता तो वो मदर होती है। इवन सबसे पहला टीचर आपका कोई लाइफ में होता तो वो मदर होती है, चाहे वो वैल्यूज के मामले में हो गया, चाहे वो बेसिक एजुकेशन के मामले में हो गया, चाहे वो बेसिक सोशल आइडिया के बारे में हो गया, वो सबसे पहली शिक्षक माँ होती है। तो आप ये देखो बच्चे कि वुमेन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है सोसाइटी को बदलने में। अगर वुमेन्स एजुकेटेड होंगी, अगर वो अपनी बात अच्छे से बच्चों तक कन्वे कर पाएंगी, अगर उनकी सेइंग होगी डिसीजन मेकिंग में, तो कितना बेहतरीन तरीके से समाज का परिवर्तन होगा एक अच्छी दिशा में। आई होप बच्चे आप समझ सकते हो। कमिंग अप टू नेक्स्ट पॉइंट, फॉस्टरिंग फॉस्टरिंग अ न्यू परसेप्शन ऑफ वुमेन। मतलब वुमेन्स को लेके एक नया परसेप्शन समाज में डेवलप होना बहुत ज़रूरी है।
एक नई सोच डेवलप होनी बहुत ज़रूरी है। सोसाइटी मस्ट रिकॉग्नाइज़ वुमेन एज़ इक्वल पार्टनर्स इन डेवलपमेंट, मतलब सोसाइटी को ज़रूर सोचना चाहिए कि वुमेन्स जो हैं, वो इक्वल पार्टनर है डेवलपमेंट में। उनका बराबर योगदान है समाज के विकास में, देश के विकास में उनका बराबर योगदान है। ये समाज को समझना पड़ेगा। नारियों की जो छवि है, उसको बदलने की ज़रूरत है, ऐसा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी कहते थे। चलिए इसको क्लियर करते हैं बच्चे और आगे बढ़ते हैं। व्यूज ऑन सोशल जस्टिस, अब सामाजिक न्याय पे उनका क्या व्यू था? सेंट्रलिटी टू ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी इज द फाउंडेशन ऑफ जस्ट सोशल ऑर्डर। उनका मानना था कि अगर समाज में समानता होगी तो जो सोशल ऑर्डर होगा वो हारमोनियस होगा, मतलब सब लोग नेम प्रेम से, भाई की तरह प्रेम से रहेंगे। अगर समाज में बराबरी होगी, अगर ऊपर नीचे होगा कि तुम ऊपर हो हम नीचे, तो हमेशा एक लड़ाई बनी रहेगी समाज में, एक हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट बना रहेगा, एक डिस्टर्बेंस बनी रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। बच्चे हम पढ़ चुके हैं कि ये 3 प्रिंसिपल्स इनसेपरेबल पिलर है डेमोक्रेसी के, कि आज़ादी होनी चाहिए सबको, सबको बराबर होना चाहिए और सब में बंधुत्व की भावना या ब्रदरहुड होना चाहिए, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, द कॉन्स्टिट्यूशन शुड प्रोटेक्ट वीकर सेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी वो ड्यूटी है कि वो वीकर सेक्शन को प्रोटेक्ट करे डिस्क्रिमिनेशन से। आज की डेट में आप देखिए एससी एसटी कमीशंस हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कमीशन है, उसके बाद आप देखिए एससी एसटी एक्ट है कि कोई भी एससी एसटी पे एट्रॉसिटी होती है तो उस पे एक्ट बना हुआ है। तो ये सब क्या है? ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स ही है ना बच्चे, जो वीकर सेक्शंस को सोसाइटी में मिल रहा है। रिजर्वेशन पॉलिसी, रिजर्वेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट टू अचीव सब्सटैंटिव इक्वालिटी एंड रिप्रेजेंटेशन, मतलब रिजर्वेशन एक ऐसा तरीका है जिससे आप समाज में जो कमजोर वर्ग है उसको बराबर में ले आ सकते हो, उसको लेवल प्लेइंग फील्ड दे सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल फ्रीडम मस्ट बी अकम्पनीड बाय इकोनॉमिक जस्टिस, मतलब राजनैतिक आज़ादी अकम्पनीड होनी चाहिए किसके साथ? इकोनॉमिक जस्टिस के साथ। मतलब कि आप राजनैतिक रूप से आज़ाद हो लेकिन आप आर्थिक रूप से आपको न्याय नहीं मिल रहा है। कोई बहुत ही गरीब है, कोई बहुत ही अमीर है और आप कह रहे हो कि आप राजनैतिक रूप से बड़े फ्री हो, आप राजनैतिक रूप से बड़े लोकतांत्रिक हो, तो ये नहीं होता है। आपको आर्थिक रूप से भी न्याय होना चाहिए। कोई ऐसा नहीं कि कोई किसी पे डोमिनेट कर रहा है पैसे के चलते, कि कोई बहुत ही गरीब है, किसी के पास खाने को रोटी नहीं है, कोई ऐसा है जो सोने की रोटी खा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए समाज में। तो इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए, सबके पास डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी होना चाहिए और सबकी पॉलिटिकल फ्रीडम तभी इंश्योर हो सकती है जब इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक फ्रीडम, सोशल जस्टिस और सोशल फ्रीडम इंश्योर किया जा सके, सोशल फ्रेटर्निटी इंश्योर की जा सके। आई होप बच्चे आप समझ रहे होगे इसको। चलिए इसको क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट इज व्यूज, इसको हम देखते हैं। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, सॉरी एक्चुअली द हेडिंग वाज द सेम तो मैं उसको रीड करने लगा था। सो नेक्स्ट पॉइंट इज पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज मस्ट रिसीव एडिकेट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, जो एसटी हो गए, जो एससी हो गए, जो वीकर सेक्शन हो गए, उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, उनकी आवाज़ देने को बहुत, मतलब उनकी आवाज़ को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देना बहुत ज़रूरी है। मतलब उनको संसद पे लेके आना, उनको पॉलिटिकली अपनी बात को रखने रखने देना, उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देना, ये बहुत बड़ी नेसेसिटी है, ऐसा वो मानते थे। जैसे आप देखिए कुछ सीट्स होती है ना जहाँ से आप देखेंगे कि जो ट्राइबल एरियाज होते हैं वहाँ से एसटी कैंडिडेट्स चुन के पार्लियामेंट जाते हैं। तो ये क्या दिखा रहा है कि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव जब पार्लियामेंट जाएंगे तो वो उनकी समस्या पार्लियामेंट में बोल पाएंगे, सदन में बोलेंगे कि हमारे समाज को ये समस्या है, हमें ये नहीं मिल रहा सरकार की तरफ से। तो उनकी आवाज़ देश के लेवल पे जाएगी, लोग वहाँ पे फोकस करेंगे, सरकार वहाँ पे फोकस करेगी और उनका डेवलपमेंट बेटर होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज एजुकेशन एज एम्पावरमेंट। एजुकेशन इनेबल ऑप्रेस्ड क्लास टू क्लेम देयर राइट। अगर भाई आप शिक्षित होगे तो आप अपने अधिकारों को जानोगे। अगर जो ऑप्रेस्ड क्लास है वो जब शिक्षित होगा, अपने अधिकारों को जानेगा, तो अपने अधिकारों की मांग करेगा, तो उनको कोई अननेसेसरी दबा नहीं पाएगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि शिक्षित होना बहुत जरूरी है। एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम है एम्पावरमेंट का। नेक्स्ट पॉइंट, क्रिटिक्स टू सोशल हायरार्की। सोशल हायरार्की डिस्ट्रॉयज डेमोक्रेसी एंड इक्वल सिटीजनशिप। उनका मानना था कि समाज में ऊंच नीच जो है, कि ये ऊपर है, ये नीचे है, ये सबसे नीचे है, ये लोकतंत्र को खत्म करता है और नागरिकों के बीच जो इक्वलिटी है, जो इक्वल सिटीजनशिप है, भाई भारत का नागरिक मैं भी हूँ, भारत का नागरिक कोई फला व्यक्ति भी है, तो इस तरह तो हो ही नहीं सकता कि वो ऊपर है मैं नीचे हूँ, मैं ऊपर हूँ वो नीचे, ऐसा नहीं है। हम सब नागरिक हैं, हम सब बराबर हैं और ये लोकतंत्र है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? नेक्स्ट पॉइंट, रोल ऑफ स्टेट। द स्टेट मस्ट एक्टिवली रिमूव सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, मतलब राज्य को एक्टिवली हटाना चाहिए क्या? सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, मतलब राज्य को, मतलब जो सरकार है उसको एक्टिवली काम करना चाहिए सोशल डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए, कि ये ऊंच नीच भेदभाव ये हटाने के लिए, और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हटाने के लिए, कि कोई तो बहुत ही ज़्यादा अमीर है और कोई बहुत ही ज़्यादा गरीब है, सरकार को काम करना चाहिए। मतलब आप देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं सोशलिज्म की बात हो रही है, कहीं ना कहीं समाजवाद की बात हो रही है, ऐसा जहाँ समाज में सब लोग बराबर हो। अभी मैं आपको बताता हूँ सोशलिज्म भी क्या है, आगे अगला थॉट उनका स्टेट सोशलिज्म पे ही है।
नेक्स्ट इज ह्यूमन राइट्स अप्रोच, ह्यूमन डिग्निटी एंड फंडामेंटल राइट्स मस्ट रिमेन सेंट्रल टू गवर्नेंस, मतलब जो मानव का सम्मान है और जो उसके फंडामेंटल राइट है, मतलब जो उसके अधिकार हैं, उसके जो मौलिक अधिकार हैं, वो किसी भी सरकार का केंद्र होना चाहिए। किसी भी सरकार, मतलब जो सरकार चल रही है, जो गवर्नेंस चल रही है, इसका केंद्र होना चाहिए। इसका मतलब बच्चे कि सरकार के जो मेन ऑब्जेक्टिव होने चाहिए वो क्या होना चाहिए? मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वो हर इंसान का सम्मान इंश्योर करे और उसके जो मौलिक अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो प्रोटेक्ट करे। ये सरकार के एजेंडा का सबसे सेंट्रल पार्ट होना चाहिए, काम करने के एजेंडा का। आई होप बच्चे आपको ये क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यूज ऑन स्टेट सोशलिज्म। अच्छा, सोशलिज्म बच्चे क्या है? आई होप आपको ये आइडिया पता हो कि सोशलिज्म का मतलब क्या है। नहीं पता तो मैं बताता हूँ बच्चे। सोशलिज्म का मतलब होता है समाजवाद। समाजवाद मतलब बच्चे देखिए, दो चीज होता है, एक पूंजीवाद होता है, एक कैपिटलिज्म होता है, एक सोशलिज्म होता है। कैपिटलिज्म क्या है? कैपिटलिज्म ये है कि जब पावर या मनी, इकोनॉमिक पावर केवल कुछ लोगों के हाथ में होती, कुछ बड़े लोगों के हाथ में होती, उन्हें हम कैपिटलिस्ट कहते हैं, यानी कि पूंजीवादी कहते हैं। तो जब उनके हाथ में पावर होती है और वो की इंडस्ट्रीज को, मतलब किसी देश की इंडस्ट्रीज जो हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उनको वो चला रहे होते हैं, वो मजदूर वर्ग पे अत्याचार कर रहे होते हैं, इसे हम कैपिटलिज्म कहते हैं। कैपिटलिज्म में क्या होता है बच्चे कि ये जो व्यक्ति जो बड़ी बड़ी कंपनियां ओन कर रहा है, जो करोड़ों करोड़ रुपए कमा रहा है, जो मजदूरों पे ऑपरेशन कर रहा है, इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य ये नहीं होता कि सबका भला होना चाहिए, इसका उद्देश्य होता है कि सिर्फ मेरा भला होना चाहिए, मतलब सिर्फ मुझे फायदा होना चाहिए, मैं खूब पैसे कमाऊं, मैं खूब प्रॉफिट करूं, केवल मेरा अच्छा होना चाहिए। लेकिन वहीं उसकी काउंटर आइडियोलॉजी क्या है बच्चे? उसकी काउंटर आइडियोलॉजी है सोशलिज्म, यानी कि समाजवाद, जो अंबेडकर जी जिसको एडवोकेट करते थे। अच्छा, आप उस समय के इंडिया में देखिए कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद 1947 के बाद बच्चे, जितने भी हमारे नेशनल लीडर्स थे, सबका जो मेजर आइडिया था जिसको वो एडवोकेट करते थे, इवन हमारे फ्रीडम स्ट्रगल तक में आप देखिए, भगत सिंह जी को देखिए आप, तो HSRA हो गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, उस समय सोशलिज्म को बहुत प्रोमिनेंट तरीके से देखा जाता था, बहुत प्रोमिनेंटली सपोर्ट किया जाता था। क्यों किया जाता था मैं बताता हूँ। सोशलिज्म बच्चे एक ऐसी विचारधारा है जो ये मानती है कि समाज में कोई अनइक्वल नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, सब बराबर है। जितने भी देश के इंपॉर्टेंट संस्थान हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, इंडस्ट्रीज हैं, इसको सरकार कंट्रोल करेगी। सरकार बताएगी कि क्या चीज कैसे होना है, कोई व्यक्ति नहीं बताएगा, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई कैपिटलिस्ट, कोई पूंजीवादी, कोई अमीर व्यक्ति आपको नहीं बताएगा कि कैसे होना है। हर चीज सरकार कंट्रोल करेगी, हर प्रोडक्शन सरकार कंट्रोल करेगी, और सरकार का ऑब्जेक्टिव क्या है कि समाज में सबको इक्वल पब्लिक सर्विस डिलीवरी मिले, सामाजिक उत्थान हो, सोशल वेलफेयर हो। ये है बच्चे सोशलिज्म की आइडियोलॉजी। तो उस समय जब आप 1947 के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया को देखते हैं तो आप ये देख पाएंगे कि सोशलिज्म वाज अ वेरी डोमिनेंट आइडिया। नेहरू जी बात करते थे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की, अंबेडकर जी स्टेट सोशलिज्म की देखिए बात कर रहे हैं, भगत सिंह लोग इवन दे हैवंट विटनेस्ड द इंडिपेंडेंट इंडिया, बट उनके भी आंदोलन में जो उनके भी ग्रुप्स का नाम था वो यही था, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, कि हम सोशलिज्म की बात करते हैं। इसका एक रीज़न ये है बच्चे कि हमने कॉलोनियल टाइम्स, मतलब हमने अंग्रेज़ों के समय इतना अत्याचार देखा था, और अंग्रेज़ों के समय क्या था, कुछ लोग करोड़पति, कुछ लोगों को उन्होंने, रिच इंडियंस जो एलीट इंडियंस थे, उनको बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज दे दी, वो खूब पैसे कमा रहे हैं, मजदूरों के ऊपर अत्याचार चल रहा है, कोई बराबरी नहीं है समाज में। आप समझ सकते हो। प्लस अंग्रेज जहां से आए थे वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ही उनकी पहली स्टैब्लिशमेंट थी इंडिया में, वो एक कंपनी के तौर पे ही आए थे। कंपनी ने हमेशा से ही बहुत एक्सप्लॉइट किया था इंडिया को। तो एक ये कंपनी राज को लेके, कि कंपनी का राज है, इसको लेके एक नेगेटिव ओरिएंटेशन इंडिया के लीडर्स में, इंडिया की हिस्ट्री पढ़ के पहले से ही था। और सोशलिज्म एक चीज इसलिए भी बच्चे बहुत प्रोमिनेंट था कि उस समय जो USSR था, यूनियन सोशलिस्ट यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, है ना, तो जो USSR था बच्चे, I'm exactly not able to remember कि was it union or was it united, I think it was union only, यूनियन सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक, मतलब उस समय का जो USSR था, जो सोवियत संघ था, जो आज की डेट में मतलब ग्रेटर रूस जिसको आप कह लीजिए, कि जहाँ पे बहुत सारे देश थे, जो रशिया से पहले एग्जिस्ट करता था, वो सोशलिज्म को फॉलो कर रहा था। और सोशलिज्म उस समय एकदम थ्राइव कर रहा था एज एन आइडिया, मतलब सोशलिज्म जो देश फॉलो कर रहे थे वो बहुत आगे, बहुत तेज बढ़ रहे थे, वो अपने प्रोडक्शन कर रहे थे, उनके लोग सब खुश थे,
प्लस उसी समय में बच्चे अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था, उनकी इकोनॉमी कोलैप्स कर रही थी। तो जो हमारे लीडर्स थे वो ये भी देख रहे थे कि जो इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है तो कैपिटलिस्ट है भाई, अमेरिका तो कैपिटलिस्ट है, अमेरिका में तो प्राइवेट कंपनीज का बोलबाला बहुत ज्यादा है ना। अमेरिका में हर चीज तो गवर्नमेंट नहीं कंट्रोल करती, अमेरिका में तो 90% चीज प्राइवेट कंपनी कंट्रोल करती है। तो उस समय अमेरिका की इकोनॉमी कोलैप्स हो रही थी। तो जो हमारे लीडर्स थे वो ये भी देख रहे थे कि कैपिटलिज्म कहीं ना कहीं फेल हो रहा है और सोशलिज्म जो है, यूएसएसआर का जो सोशलिज्म है, ये कहीं ना कहीं थ्राइव कर रहा है, कहीं ना कहीं डोमिनेट कर रहा है। तो यही सबसे बेस्ट आइडिया है। चलिए मैंने इसका कॉन्टेक्स्ट दे दिया आपको। अब बात करते हैं स्टेट सोशलिज्म की, जो अंबेडकर जी कहते थे। पहला है स्टेट कंट्रोल ऑफ की इंडस्ट्री। जैसे मैंने आपको बोला कि जितनी भी मेजर इंडस्ट्रीज हैं वो स्टेट के ओनरशिप में होनी चाहिए, ताकि लोगों का कल्याण हो सके, पब्लिक वेलफेयर हो सके, ना कि किसी व्यक्ति के कंट्रोल में कि वो अपने मजदूरों को एक्सप्लॉइट कर रहा है, अपने वर्कर्स को एक्सप्लॉइट कर रहा है। समझ रहे हैं? लैंड नेशनलाइजेशन की जितने भी जमीन है देश में, मैनेज इन अ मैनर दैट प्रमोट सोशल जस्टिस, उनका ऐसे मैनेजमेंट होना चाहिए कि वो सोशल जस्टिस प्रमोट करे। अब आप देखिए, जैसे लैंड का अभी रिसेंट में आप देखिए, पहले लैंड हमारा फंडामेंटल राइट था, फिर बाद में लैंड हमारा लीगल राइट बन गया। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के थ्रू लैंड लीगल राइट बन गया। तो री एलोकेशन ऑफ लैंड किया इंडियन गवर्नमेंट ने, पोस्ट इंडिपेंडेंस री एलोकेशन ऑफ लैंड किया। जैसे कुछ लोग थे जिनके पास 100 एकड़ जमीन थी, और कुछ लोग थे जिनके पास मतलब इतनी भी जमीन नहीं थी कि वो अपने परिवार को पाल सके। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम ऐसा करेंगे कि हम जमीन को वापस बांटेंगे, मतलब जिनके पास बहुत जमीन है उनसे कुछ जमीन लेके, जिनके पास एकदम नहीं है उनको देंगे, मतलब समझ रहे हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड करेंगे। तो ऐसे ही अम्बेडकर जी ने कहा कि लैंड का बंटवारा ऐसे होना चाहिए, या लैंड को ऐसे मैनेज करना चाहिए ताकि सामाजिक न्याय इंश्योर हो सके, ताकि सबको न्याय मिल सके। फिर प्लान्ड इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज एसेंशियल फॉर रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। मतलब जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो भी आर्थिक विकास है, वो प्लान्ड होना चाहिए, उसके पीछे एक प्लानिंग होनी चाहिए। तो आप देखिए कि जब इंडिपेंडेंट हुआ इंडिया, तो हमने प्लानिंग कमीशन बनाया, 5 ईयर प्लान्स आने शुरू हुए। आई होप आपको ये चीज़ें पता होंगी। अवॉइडेंस ऑफ कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कैपिटलिस्ट मतलब जो पूंजीवादी है, जो अमीर है। स्टेट इंटरवेंशन शुड प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन बाय प्राइवेट कैपिटल, मतलब जब कहीं मान लीजिए कोई कंपनी को स्टेट कंट्रोल करेगा, राज्य कंट्रोल करेगा, सरकार कंट्रोल करेगी, और प्राइवेट व्यक्ति नहीं कंट्रोल करेगा, तो लोगों का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। भाई सरकार है तो सरकार जो उसके मजदूर हैं उनको भी न्याय देगी, मतलब समझ रहे, सरकार के लिए तो सब सरकार के अपने हैं ना। लेकिन प्राइवेट जो कोई व्यक्ति किसी कंपनी को चलाएगा तो उसके लिए तो केवल उसका फायदा है, कि भाई मेरा फायदा हो, मुझसे क्या मतलब कि किसी को क्या नुकसान हो रहा है। लेकिन जब सरकार कंट्रोल करेगी तो सरकार को ऑब्जेक्टिव ऐसा थोड़ी होगा कि सबका नुकसान हो, मेरा फायदा हो, इससे क्या मतलब। ऐसा नहीं होता, सरकार सबके कल्याण के लिए काम करती है, सबके वेलफेयर के लिए काम करती है। तो वो यही कह रहे थे कि जो कैपिटलिस्ट हैं, जो पूंजीवादी लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन तभी रुकेगा जब सरकार अपना इंटरवेंशन रखेगी, जब सरकार कंट्रोल करेगी चीज़ों को। आप समझ सकते हैं। जैसे बच्चे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे आज की डेट में आप इंडियन रेलवे को देखिए, इंडियन रेलवे को गवर्नमेंट मैनेज करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनेज करती है, आपको पता होगा। अब सोचिए अगर इंडियन रेलवे को गवर्नमेंट प्राइवेट कर दे, तो हो सकता है जो रेलवे की टिकट्स हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाए, हो सकता है जो एसी की टिकट्स हैं वो बहुत महंगी हो जाए, जो रेलवे का खाना है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाए। आप समझ रहे हैं? तो वहां पे फिर जो कंपनी रेलवे को खरीदेगी, उसका ऑब्जेक्टिव ये थोड़ी होगा कि लोगों को अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए, लोग कम से कम, लोगों का ट्रैवल करना एसेंशियल है, लोग चले जाएं एक जगह दूसरी जगह। उसका तो ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है, क्योंकि किसी भी कंपनी का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना होता है। लेकिन अगर सरकार जैसे रेलवे को देखिए कंट्रोल कर रही है, तो सरकार भले अगर घाटे में भी रहती है, अगर रेलवे से सरकार को थोड़ा घाटा भी हो रहा है पैसे में, तो भी सरकार उसको बियर ऑफ कर लेती है। सरकार रेलवे की टिकट के प्राइस नहीं बढ़ाती, ट्रेन आपको 200-300 से लेके फिर आपको 1200-1500 तक में सेकंड एसी, थर्ड एसी अच्छे से मिल जाता है। पर हो सकता है जब कोई प्राइवेट कंपनी कंट्रोल करे, तो हो सकता है सेकंड एसी का प्राइस 5,000 रुपए हो जाए। तो आप सोच सकते हैं। तो स्टेट का इंटरवेंशन होना बहुत जरूरी है, ताकि कोई एक व्यक्ति किसी समाज का शोषण या एक्सप्लॉयटेशन ना कर सके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चे। इसको रिमूव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सोशल वेलफेयर स्टेट, मतलब समाज के कल्याण के लिए राज्य होना चाहिए, सोशल वेलफेयर स्टेट। द स्टेट शुड इंश्योर वेलफेयर एंड सिक्योरिटी ऑफ ऑल सिटीजन, मतलब गवर्नमेंट का काम क्या है कि सबका कल्याण इंश्योर करे, सबका वेलफेयर इंश्योर करे, और अपने हर सिटीजन को सिक्योरिटी इंश्योर करे। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इकोनॉमिक इक्वालिटी इज नेसेसरी फॉर मीनिंगफुल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, मतलब आर्थिक समानता, इकोनॉमिक इक्वालिटी जरूरी है अगर हमें
वास्तविकता में राजनीतिक लोकतंत्र लेके आना है। मतलब अगर हम बात करते हैं कि हम लोकतंत्र हैं, हम डेमोक्रेसी हैं, यहाँ सब बराबर हैं, तो पहले हमें इकोनॉमिक इक्वालिटी भी लेके आना पड़ेगा। नहीं तो अगर पैसे का भेदभाव रहेगा तो आप कितना भी कह लो कि हम बराबर हैं, लेकिन आप बराबर हो के भी बराबर नहीं हो पाओगे। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स। लेबर राइट्स होने चाहिए, फेयर वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, ये सब गारंटीड होनी चाहिए सरकार की तरफ से, कि ये नहीं हो कि लेबर को एक्सप्लॉइट कर लो कि उससे 16 घंटा काम करा के उसको 100 रुपए दे दिया। ये नहीं होना चाहिए। तो लेबर राइट्स होने चाहिए, उनकी वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि उन्हें हज़ार्डस जगह पे काम करा रहे हो, उनकी जीवन का कोई कीमत नहीं। जैसे राइट टू लाइफ है ना आर्टिकल 21, तो ऐसा नहीं कि उनके जीवन की कोई कीमत नहीं है। तो जो वर्कर्स हैं उनका प्रोटेक्शन होना चाहिए, और ये सब गारंटी करने वाली कौन है? गवर्नमेंट है या स्टेट है। बैलेंस ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी। इकोनॉमिक प्लानिंग शुड प्रोटेक्ट बोथ लिबर्टी एंड इक्वालिटी। मतलब ऐसी इकोनॉमिक प्लानिंग होनी चाहिए जिससे लिबर्टी यानी कि लोगों की आज़ादी भी प्रोटेक्टेड रहे और इक्वालिटी भी बनी रहे समाज में, मतलब समानता भी बनी रहे। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। देखिए अंबेडकर जी की आइडिया में आप एक चीज देख पा रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स इज वन ऑफ द की प्रोसेस। किसी भी चीज को अचीव करने का रास्ता संविधान के थ्रू है, क्योंकि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट भी थे, एक प्रोमिनेंट ज्यूरिस्ट भी थे। सोशल एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन शुड बी अचीव्ड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स। आप मुझे बच्चे एक आर्टिकल बताएंगे कि कौन सा आर्टिकल है। चलिए मैं आपको एक ऑप्शन भी देता हूँ, 39B या 39C। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अंडर आर्टिकल 39B और 39C क्या दिया है, और किसमें इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात की है और किसमें सोशल इक्वालिटी की बात की गई है। तो शुड बी अचीव्ड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। 39B एंड 39C आर दी आर्टिकल्स, यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स मूव फॉरवर्ड बच्चे, इसको क्लियर करते हैं। कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस। आज की डेट में अंबेडकर जी के आइडिया की जो रेलेवेंस है, मतलब उस समय जो उनके थॉट थे, वो हमें आज की डेट में कैसे मैनिफेस्ट होते हुए दिखते हैं। आज की डेट में उनके आइडियाज हमें कैसे अपने सामने प्रैक्टिकल होते हुए दिखते हैं। आज की डेट में हम सोशल जस्टिस देख पाते हैं। उनके आइडिया जो है वो गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज बनाने के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं हमेशा से, जिससे सरकार ये इंश्योर कर पाए कि सबको बराबर मिले, किसी के साथ अन्याय ना हो, और सबको जोड़ के समावेशित विकास हो। जैसे गवर्नमेंट कहती है ना, सबका साथ सबका विकास, तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट यही है कि जहाँ सब रहे और सबका विकास हो। तो ये जो सोशल जस्टिस, जो सामाजिक न्याय है, इसकी सबसे पहली बात अंबेडकर जी ने ही कही थी। और अंबेडकर जी की बात को ही ध्यान रखते हुए आज तक सरकार जो पॉलिसी बनाती है वो कभी ऐसा थोड़ी बनाती है कि ये केवल इन लोगों के लिए पॉलिसी, ये केवल उन लोगों के लिए पॉलिसी है। अगर महिलाओं के लिए पॉलिसी है तो वो पॉलिसी का बेनिफिट हर वर्ग की महिला उठाएगी। आप समझ सकते हैं? अगर बच्चों के लिए तो हर वर्ग के बच्चे उठाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू रिमेन एसेंशियल फॉर प्रोटेक्टिंग डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ। आज की डेट में अंबेडकर जी अगर कॉन्स्टिट्यूशन को इतना अगर अंबेडकर जी कॉन्स्टिट्यूशन को इतना एम्फेसाइज ना करते, बच्चे कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू को इतना एम्फेसाइज ना करते, तो डेमोक्रेसी इतनी स्ट्रांग ना हो पाती और रूल ऑफ लॉ इतना स्ट्रेंथन ना हो पाता। His vision, next point is equality and inclusion. His vision inspires effort toward an inclusive and discrimination free society. उनका विजन क्या प्रमोट करता है कि एक समावेशित समाज हो, मतलब एक इंक्लूसिव समाज हो जहां सब लोग सबका साथ सबका विकास हो और भेदभाव ना हो, इससे मुक्त समाज हो। ये उनके विजन में देखने को मिलता है और ये आज की डेट में भी हम मैनिफेस्ट होते हुए देख सकते हैं। नेक्स्ट इज जेंडर जस्टिस। नेक्स्ट पॉइंट इज बच्चे जेंडर जस्टिस। His advocacy of women right remain relevant for achieving gender equality। मतलब जो उनकी एडवोकेसी है वुमेन राइट के लिए, वो आज भी रेलेवेंट है जेंडर इक्वालिटी के लिए। आप देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल दिया है 15A B C। आप इसको रीड करिएगा, मुझे बताइएगा कि इसमें से किस आर्टिकल में लिखा है कि वुमेन और चिल्ड्रंस के लिए स्पेशल स्कीम्स होनी चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट को कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि वुमेन और चिल्ड्रंस के लिए स्पेशल स्कीम होनी चाहिए जिसका ऑब्जेक्टिव जेंडर इक्वालिटी है। तो ये जेंडर जस्टिस हम देख पाते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, इन आर्टिकल्स के थ्रू आज की डेट में मैनिफेस्ट होते हुए देख पाते हैं। जो आप कहते हैं ना कि जो सरकारें ये योजना बना रही है, लाडली बहना लाडली लक्ष्मी, और ये सब जो सरकारें योजना बना रही हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये किस चीज़ के, अगर मान लीजिए अंबेडकर जी उस समय जेंडर जस्टिस की बात ना करते तो हो सकता है आज की डेट में हमारी गवर्नेंस में कभी ये आइडिया ही ना होता कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मतलब समझ सकते हैं उस समय ये उन चीज़ों की डिमांड करते थे। हमारे संविधान में उन्होंने ये तरह के आर्टिकल्स दिए जिसके चलते हम ये सारी चीज़ें अपने बच्चों को, अपनी महिलाओं को ये चीज़ डिलीवर कर पा रहे हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि कौन सा आर्टिकल है? वॉज इट 15A, वॉज इट 15B और वॉज इट 15C जो स्पेशल प्रोविजंस की बात करता है वुमेन और चिल्ड्रंस के लिए? कमेंट सेक्शन में। Human rights framework. His philosophy continues to influence human rights and social justice movement.
उनकी जो फिलॉसफी वो हमेशा से एम्फसाइज करती है ह्यूमन राइट्स के बारे में, मानव अधिकार के बारे में और सामाजिक न्याय के आंदोलनों के बारे में, सोशल जस्टिस होना चाहिए। आई होप बच्चे आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसको क्लियर करते हैं बच्चे और आगे बढ़ते हैं। मेथड्स ऑफ रिफॉर्म, कैसे उन्होंने ये रिफॉर्म वो लेके आए। पहला कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, देखिए मैंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन उनका सबसे सुप्रीम मेथड था बदलाव को लेके आने का। वो आर्टिकल्स उन्होंने अलग अलग ऐड किए, अलग अलग आप देख सकते हो। उन्होंने जेंडर जस्टिस के लिए उन्होंने अलग आर्टिकल ऐड किए, उन्होंने इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस के लिए अलग आर्टिकल ऐड, तो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू लाया। लीगल सेफ गार्ड्स लाए, जैसे SC ST एक्ट देख लीजिए, SC ST कमीशन देख लीजिए। एजुकेशन और अवेयरनेस के थ्रू किया, डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स के थ्रू किया, सोशल मोबिलाइजेशन के थ्रू किया, कन्वर्जन टू बुद्धिज्म के लिए कहा कि बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मतलब संसद के माध्यम से कि लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिले। जब रिप्रेजेंटेशन मिलेगा तो वो अपनी बात रखेंगे, अपनी बात रखेंगे तो उनके हिसाब से पॉलिसी बनेगी। आई होप बच्चे आप समझ गए होंगे। इसको क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स हैं, आप अपने एग्जाम में कोट कर सकते हैं। देखिए मैं पढ़ देता हूँ, मैं बता देता हूँ कि कौन सा किसके लिए है। ये सारे कोट्स अम्बेडकर जी के हैं। तो वो कहते हैं, टर्न इन एनी डायरेक्शन यू लाइक, किसी भी डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, किधर भी घूमना हो घूम लो। कास्ट इज द मॉन्स्टर दैट क्रॉसेज योर पाथ, जाति एक ऐसा दानव है जो तुम्हारा रास्ता काट ही देगी। कि जाति तो है ही है, जाति ही तो एक ऐसी चीज है जो नहीं जाती। नेक्स्ट पॉइंट, कास्ट इज नॉट मेयरली डिवीजन ऑफ लेबर, इट इज डिवीजन ऑफ लेबरर्स। तो ये जो दो थॉट्स है बच्चे, ये कास्ट और अनटचेबिलिटी में है। जो उनका थॉट्स मैंने शुरू में व्यूज पढ़ाए थे जिसमें कास्ट और अनटचेबिलिटी था, ये उसके विदिन ये दो थॉट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आई मेजर द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेस ऑफ अ कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वुमेन्स हैव अचीव्ड। मतलब मैं किसी भी समाज की प्रगति उस मापदंड पे देखता हूँ कि उस समाज की महिला कितना प्रगति कर रही है। कल्टिवेशन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, मतलब दिमाग का कल्टीवेशन सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए किसी भी मानव के एग्जिस्टेंस का। ये दोनों आप वुमेन से रिलेट करके देख सकते हैं, जो हमने व्यूज ऑफ वुमेन पढ़ा है ना, आप उससे रिलेट करके देख सकते हैं इसे। नेक्स्ट पॉइंट, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट unless there lies at the base of its social democracy। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तब तक नहीं आ सकती जब तक सोशल डेमोक्रेसी ना हो, जब तक मतलब जब तक सामाजिक लोकतंत्र ना हो, जब तक समाज में लोग बराबर ना हो, तब तक राजनीतिक रूप से लोग बराबर नहीं हो सकते। ये आप देख सकते हैं सोशल जस्टिस में। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी फॉर्म एन इनसेपरेबल ट्रिनिटी, ये भी आप सोशल जस्टिस के अंडर देख सकते हैं कि जो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी है, ये तीनों ऐसी ट्रिनिटी, मतलब ये तीन ऐसे अनमोल रतन हैं जिनको अलग नहीं किया जा सकता। विदाउट इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज हाउस बिल्ड ऑन स्टैंड। बिना इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी के, मतलब बिना आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र के, राजनीतिक लोकतंत्र जैसे मिट्टी का घर है कि कभी भी ढह जाएगा। मतलब अगर राजनीतिक रूप से आप कह रहे हैं कि हम लोकतांत्रिक देश हैं, हम बराबर हैं, लेकिन आपके देश में आर्थिक इनइक्वालिटी है, लोग आर्थिक रूप से इनइक्वल है, कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है। सोशल इनइक्वालिटी है कि आपके देश में लोग सामाजिक रूप से बराबर नहीं, कोई बहुत ऊंची जाति है, किसी को इतनी नीची जाति कोई अपने साथ बैठा नहीं रहा है। तो ये जो आपकी राजनीतिक बराबरी है कि आप राजनीतिक रूप से लोकतंत्र हैं, बराबर है, ये मिट्टी के घर के समान है, ये कभी भी गिर जाएगा। डेमोक्रेसी इज नॉट मेयरली अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज प्राइमरली मोड ऑफ एसोसिएटेड लिविंग। मतलब डेमोक्रेसी केवल एक सरकार का फॉर्म नहीं है, बल्कि एक ऐसा मोड है जहां पे लोग साथ में रहते हैं। मतलब सारे बैरियर्स को हटा के, सोशल बैरियर्स, इकोनॉमिक बैरियर्स, सब बैरियर को हटा के लोग साथ में रहते हैं। ये दोनों पॉइंट आप स्टेट सोशलिज्म में लिख सकते हैं। सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। चलिए बच्चे इसको क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे आंसर लिखते हैं। सो कमिंग अप टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बच्चे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चे जो यूनिवर्सिटीज में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, डिस्कस डॉक्टर B.R. अम्बेडकर व्यूज ऑन कास्ट एंड अनटचेबिलिटी। देखिए बच्चे ये आप बता लेंगे। इवेल्युएट देयर रेलेवेंस इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, आप बता सकते हैं कि आज की डेट में इंडिया में गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट लॉज बना रखे हैं, है ना, और अब सोशल इंक्लूजन प्रैक्टिस किया जा रहा है, अब जाति पाति के नाम पे भेदभाव नहीं हो रहा है। अब आप इनको देखिए बच्चे, तो ये क्वेश्चंस डुएबल हैं, ये क्वेश्चंस टफ नहीं है। अब देखिए मैं इसका प्रोसेस बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए यही एक क्वेश्चन का एग्जांपल लेते हैं। एक, हालांकि मैं इसका डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि कैसे आंसर राइटिंग किया जा सकता है। देखिए बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है, बहुत लिमिटेड पढ़ के, लेकिन क्वालिटेटिवली एग्जाम की नीड को समझ के अगर आप पढ़ेंगे तो आप बहुत लिमिटेड पढ़ाई में भी बस अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ और अच्छे आइडियाज़ के साथ अपने एग्जाम में और अपने यूनिवर्सिटी में टॉप कर सकते हैं विद डिसेंट स्कोर। चलिए बच्चे इस पे देखते हैं।
देखिए इसको लिखना कैसे, पहले आपको बी आर अम्बेडकर जी का इंट्रोडक्शन लिखना है जो मैंने शुरू में बताया था, फिर आपको कुछ उनके मेजर वर्क्स लिखने हैं, फिर आपको हेडिंग डालनी है व्यूज़ ऑन कास्ट एंड अनटचेबिलिटी जैसे यहाँ पे है, फिर आपको उनके 2 कोट लिखने हैं जो यहाँ मैंने पीछे बच्चे मेंशन किए थे, जैसे ये है ना कि टर्न इन एनी डायरेक्शन यू लाइक, कास्ट इज अ मॉन्स्टर दैट क्रॉसेस योर पाथ, ये हो गया। और कास्ट इज नॉट merely डिवीजन ऑफ लेबर, इट्स डिवीजन ऑफ लेबरर्स। तो आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही सेड टर्न इन एनी डायरेक्शन यू लाइक दिस, और फिर एक कोट आपको ये लिखना है। उसके बाद आपको जो मैंने कास्ट एंड टचेबिलिटी के अंदर पॉइंट्स बताए थे आपको वो लिखने हैं, और फिर जो उसका रेलेवेंस, अभी हमने जो अंबेडकर जी का रेलेवेंस पढ़ा है सोशल जस्टिस के थ्रू और इस थ्रू, इसको आपको लिखना है कि रेलेवेंस, रेलेवेंस में आपको उनके ये सारे आइडियाज लिख देने हैं, गवर्नमेंट के वो लिख देने हैं कि गवर्नमेंट एफर्ट्स क्या क्या रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। आई होप आप समझ में आ गया होगा बच्चे आपको। क्रिटिकली एग्जामिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कंसेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस विद स्पेशल रेफरेंस टू लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। सोशल जस्टिस पे उनका क्या मानना था, स्पेशल रेफरेंस के थ्रू बताइए, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के। तो वही आपको उनके मेन आइडियाज लिखने हैं सोशल जस्टिस के। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्कस डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कंट्रीब्यूशन टू वुमेन राइट्स एंड जेंडर इक्वालिटी इन इंडिया। आप आंसर कर लेंगे इसको। एक्सप्लेन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कंसेप्ट ऑफ स्टेट सोशलिज्म। हाउ डिड ही सीक बैलेंस ऑफ इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। Answerable. Examine Dr. B.R. Ambedkar role as chief architect of Indian Constitution and his contribution to constitutional democracy। देखिए बच्चे ये जो थॉट है यहाँ पे भी वो इनडायरेक्टली दो चीज को मर्ज करके पूछ रहा है, एक सोशल जस्टिस को मर्ज करके पूछ रहा है प्लस एक स्टेट सोशलिज्म को मर्ज करके पूछ रहा है। तो उन दोनों के मिक्स थॉट आपको लिखने हैं यहाँ पे। आपको ये सब लिखना है कि इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और ये सब होना चाहिए, सारी चीजें आपको इसको मर्ज ऑफ करके लिखनी है। Critically evaluate Dr. B.R. Ambedkar's view on education, constitutional morality and social transformation। तो एजुकेशन पे उनके व्यूज क्या थे, तो आप वो सोशल जस्टिस से ले सकते हैं एजुकेशन पे उनके व्यूज। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे उनके व्यूज क्या थे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे आप उन पे लिख सकते हैं कि स्टेट सोशलिज्म और इस सब से आपको कलेक्ट करने हैं। और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में आप कास्ट और अनटचेबिलिटी ऑफ वुमेन्स पे लिख सकते हैं। Political democracy cannot survive without social democracy. Discuss the statement in context of Dr. B.R. Ambedkar's political thought। इसको आपको बी आर अम्बेडकर जी की पॉलिटिकल थॉट के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करना है। तो आपको बताना है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तभी सक्सेसफुल है जब सोशल डेमोक्रेसी हो, सोशल में सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए, सोशल जस्टिस वाली बातें लिखनी है, कास्ट अनटचेबिलिटी को इरेडिकेट वाली बातें लिखनी है, वुमेन्स के राइट्स की बातें लिखनी है। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इवेल्युएट द कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आइडिया ऑन सोशल जस्टिस। देखिए सोशल जस्टिस सीधा पूछ लिया। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जेंडर इक्वालिटी में यहाँ पे वुमेन लिखना है, ह्यूमन राइट्स में वही कास्ट एंड टचेबिलिटी लिखना है, सोशल जस्टिस लिखना है, यही सब इसमें लिखना है। आई होप आपको बच्चे यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है एंड थिंग्स आर इजी टू अंडरस्टैंड। इसके बाद भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कनेक्ट कर सकते हैं। सो बच्चे दिस वाज आवर लेक्चर। सो सब्सक्राइब करिएगा बच्चे। अभी मैं आगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट भी लेके आने वाला हूँ, तो जो आपके जूनियर्स हैं उनको ये वीडियो सेंड करिएगा। और मैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट के सारे वीडियोस लेके आने वाला हूँ, मैं आईआर के वीडियोस लेके आने वाला हूँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के वीडियोस लेके आने वाला हूँ, पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर का लेके आने वाला हूँ। साथ ही साथ बच्चे मैं यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर के साथ साथ बच्चे मैं फिजिकल एजुकेशन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर भी पूरा पढ़ाने वाला हूँ। तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन्हें ये वीडियो शेयर करिएगा। बच्चे सब्सक्राइब करिएगा नए वीडियोज़ के लिए, लाइक करिएगा बिकॉज आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है, आपकी सपोर्ट हमारी ताकत है। बच्चे इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिएगा, इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि बच्चे हमें सीखना भी साथ है और जीतना भी साथ है। सिखाऊंगा मैं, जीतोगे आप, क्योंकि बच्चे मेरा मानना है कि नोट से नहीं सपोर्ट से जूनियर आगे बढ़ते हैं। पूरे कॉलेज में बच्चे कहते थे भैया आपके नोट्स, आपके नोट्स, आपके नोट्स। मेरे नोट्स क्या करोगे बच्चे, मेरा सपोर्ट तुम्हारे साथ है। थैंक्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस लर्निंग जर्नी। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।